मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक, भाग 1। कार्बन एवं उसके यौगिक। सर्वप्रथम बर्जीलियस वैज्ञानिक ने 1815 की धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक है वे केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात सजीवों में ही पाए जाते हैं। इनका किसी भी रूप से कृत्रिम विधियों द्वारा न तो प्रयोगशाला में निर्माण किया जा सकता है, न इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार या जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, अर्थात जीवों में जीवन की शक्ति कार्बन के कारण ही उपस्थित होती है, ऐसा लोगों का मानना था। तत्पश्चात जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा। ये कार्बन के यौगिक तथा अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वे तत्व जिनमें कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं या इन्हें कार्बन के यौगिक अर्थात कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1828 में वैज्ञानिक हॉलर ने अकार्बनिक पदार्थों के अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट इन दोनों पदार्थों को एक साथ गर्म किया और प्रयोगशाला में इन्हें एक साथ गर्म करने पर सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया, अर्थात अमोनियम साइनेट NH4 वहीं पोटेशियम साइनेट 2KCNO इन दोनों के बीच की अभिक्रिया करवाई गई, जिससे NH4CNO अमोनियम साइनेट और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जैसे यौगिकों का निर्माण हुआ। इन दोनों के निर्माण के कारण NH4CNO अर्थात अमोनियम साइनेट को जब पुनः गर्म किया गया तो उसे गर्म करने पर यूरिया का निर्माण हुआ NH2CONH2। इससे इस बात का खंडन हो गया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारी स्रोतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, बल्कि इन्हें प्रायोगिक रूप से विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें बनाया जा सकता है। हॉलर जो वैज्ञानिक थे, हॉलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का तो खंडन हुआ, वहीं प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिक बनाने के प्रयत्न भी शुरू हुए। लोगों ने तरह तरह के प्रयोग किए और उससे उन्होंने कार्बनिक पदार्थों की खोज का प्रारंभ कार्य शुरू किया। हम दैनिक दिनचर्या में कई कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भी करते हैं, जिनमें हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला अनाज, क्योंकि हमारे अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। टेबल, कुर्सी, पेट्रोल, रसोई गैस, कागज, प्लास्टिक, कपड़े, तेल, साबुन, अपमार्जक, पेंसिल, रबड़ आदि पदार्थों में कार्बन तथा कार्बन के कई अपर रूप भी उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन के कई भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित होता है। सभी पदार्थों में कार्बनिक तत्व पाया जाता है। वहीं वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन परमाणु आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 6 पर पाया जाने वाला एक अद्भुत गुणों वाला तत्व होता है। इस कारण इसका परमाणु क्रमांक 6 होने के कारण इसका परमाणु क्रमांक में पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में, दूसरा 2s2 में और शेष 2p2 में। इस प्रकार दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है या इन चारों इलेक्ट्रॉनों को दान दे सकता है। वहीं ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिकों का भी निर्माण कर सकता है। इस प्रकार इसके छोटे आकार के कारण ये सिग्मा बंध यानी एक एक बंध का समझौता कर सकता है। वहीं पाई बंध अर्थात 2 बंध या त्रिबंध का भी समझौता कर सकता है या अर्थात उसका निर्माण कर सकता है। ये कार्बन परमाणु अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही कई यौगिकों का निर्माण करता है, जिनकी कुल संख्या अन्य सभी तत्वों के द्वारा बनाए गए यौगिकों की कुल संख्या की तुलना में कई गुना अधिक होती है, उससे कई गुना ज़्यादा होती है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित होता है। परमाणु को कार्बन परमाणु का नाम दिया गया, अर्थात इसे C प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का अंग्रेजी का पहला अक्षर C है, इसलिए इसे कार्बन के C वर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। वहीं कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2,
3p नहीं सॉरी ये 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2p2 होता है। अर्थात जो पहला कोष होगा उसके अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, वहीं दूसरे कोष के अंदर s ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन और p ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस प्रकार कार्बन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण वह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, अर्थात उसकी संयोजकताएं +4 या माइनस आवेश +4 या -4 दोनों ही प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए इसे सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करने में सक्षम होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए निम्न प्रकार से यौगिकों का निर्माण कर सकता है। अर्थात कार्बन की 4 संयोजकता होने के कारण अपने चारों बंधों को एक एक को दान देके, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन से समझौता किया, अर्थात अपने चारों बंध का उपयोग वो अलग अलग परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है, जैसे कि CH4 मीथेन में किया। वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी उसने अपने चारों बंध का उपयोग अलग अलग परमाणुओं के साथ, अर्थात क्लोरीन के अलग अलग परमाणुओं के साथ समझौता करने में उपयोग लिया। वहीं 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी परमाणु से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण भी हुआ। अर्थात यहाँ पर कार्बन का एक बंध, यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार CH2OH कार्बन के 2 बंध में एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, तो 2 तो सिंगल बंध बने, लेकिन वहीं डबल बॉन्ड ऑफ O एक ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड प्रदर्शित किया और वहीं एक सिंगल बॉन्ड वापस H के साथ आया। तो इस प्रकार CH2OH 2 एकल संयोजी बंध है, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन और वहीं एक द्विबंध भी इसके अंदर उपस्थित होता है। अर्थात ये एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन या द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये एकल बंध भी बना सकते हैं, तो ये द्विबंध वही बना सकते हैं। एक एकल संयोजी व एक त्रिसंयोजी, अर्थात जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन व साइनाइड के बीच में, तो हाइड्रोजन के बीच एक बंध है, वहीं हाइड्रोजन साइनाइड के बीच 1, 2 और कुल 3 बंध उपस्थित होते हैं। अर्थात एक संयोजकता हाइड्रोजन के साथ, वहीं कार्बन की शेष तीनों ही संयोजकताएं एक ही नाइट्रोजन के परमाणु के साथ ये सहसंयोजक योग बना सकता है। अर्थात यह द्विबंध के साथ साथ त्रिबंध भी प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार ये 2 द्विसंयोजी परमाणु अर्थात दोनों ही तरफ द्विबंध बनाने की क्षमता रखता है। जैसे कार्बन के साथ दोनों ही तरफ इसने एक एक द्विबंध बनाया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का निर्माण हुआ। कार्बन की ज्यामिति एक समचतुष्फलकीय संरचना होती है, अर्थात एक समान रूप से बनी समचतुष्फलकीय जिसकी चारों भुजाएं एक समान एक ही प्रकार के फलक हो, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों ओर की कोनों को प्रदर्शित करती है। जहां कार्बन परमाणु समचतुष्फलकीय केंद्र में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री और 28 सेकंड तक होता है। अब हम पढ़ेंगे समचतुष्फलक क्या होते हैं। सामान्यतः समचतुष्फलक ऐसा चतुष्फलक जिसका त्रिभुज 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, उसमें से एक को आधार मानते हुए उसके तीनों कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो एक अन्य त्रिभुजाकार फलक का निर्माण हो। तो इस प्रकार संपूर्ण त्रिविमीय ज्यामिति को समचतुष्फलक की संरचना कहा जाता है। एक बंध कोण अर्थात 2 निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण के नाम से जाना जाता है। CH4 मीथेन के बंध कोण में CH4 मीथेन में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जिसे मीथेन का समचतुष्फलक के ज्यामिति रूप प्रदर्शित होता है। जैसे कि आप यहाँ पे संरचना में देख सकते हैं, ये इसका एक फलक, यहाँ पे 2 फलक, तीसरा फलक और चौथा फलक। ये फलक कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 3 त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुजा का एक इस तरफ से फलक ऊपर आया, एक इस तरफ से फलक ऊपर आया और एक इस तरफ से आया।
तो 3 फलक तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गए और 1 फलक नीचे का, कुल 4 फलक होते हैं, इसलिए इसे समचतुष्फलकीय संरचना भी कहा जाता है। और इनके बीच का बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट तक का होता है। मीथेन एक समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। बंद कोण, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को ही बंद कोण कहा जाता है। CH4 में बंद कोण अर्थात CH4 मीथेन में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। वहीं मीथेन एक समचतुष्फलकीय ज्यामिति की संरचना होती है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है, इससे कार्बन कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित व सक्रिय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इसे कार्बन का श्रृंखलन गुण भी कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के 4 परमाणु आपस में एक ही संरचना से जुड़े होते हैं और ये अपने साथ साथ अन्य शेष भागों में हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, अर्थात वह एक सीधी श्रृंखला बिना किसी शाखा के एक सीधी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, अशाखित श्रृंखलाएं। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से वहीं एक कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन की शाखाएं निकल रही है और उस एक कार्बन से फिर 3 अलग अलग हाइड्रोजन की शाखाएं प्राप्त हो रही है, अर्थात ये शाखित श्रृंखलाओं का निर्माण करने में भी समर्थ होते हैं। वहीं कार्बन परमाणु के यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो चारों ही परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक चक्र के रूप में ये संरचना बनाते हैं। तो इसे हम इसकी आइसो ऑक्टेन संरचना या आइसो रूप कहते हैं। जब कोई परमाणु एक पूर्ण रूप से चक्र के रूप में कार्य करता है, अर्थात पहला कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से और चौथा कार्बन पहला वापस पुनः पहले से जुड़ गया और शेष खाली जगहों पर हाइड्रोजन परमाणु स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार बनने वाली श्रृंखलाएं क्या कहलाएगी, तो ये एलिफेटिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। जब ये प्रथम परमाणु अंतिम परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात यदि किसी श्रृंखला का पहला परमाणु उसके अंतिम परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, उसे एलिफेटिक सक्रिय यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। अतिशाखित यानी वे परमाणु जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु शाखाओं में विभाजित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक कार्बन परमाणु ने 3 शाखाओं का निर्माण किया, वहीं इस दूसरे परमाणु ने भी 2 शाखाओं का निर्माण किया, तो इसे अतिशाखित श्रृंखलन गुण भी कहा जा सकता है। कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि व त्रि तीनों ही प्रकार के बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, वहीं कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी पाया जा सकता है, तो वहीं कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित हो सकता है। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण ये सबसे अधिक हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। इसलिए इस प्रक्रिया में कार्बन का अष्टक व हाइड्रोजन का निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस जैसा द्विक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक और संरचना समझ सकते हैं, इसे इसकी अपन संरचना कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझने के लिए हम एक और भाग के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे सर्वप्रथम मैंने लिया एक कार्बन परमाणु सी के अंदर मैंने कहा कि कार्बन के 4 परमाणु अर्थात 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन परमाणु अपने 4 तत्वों से जुड़ने हेतु अब इस परमाणु को यदि हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ता है तो इस प्रकार ये भी अपने एक परमाणु का निर्माण करेगा। तो इस स्थिति में ये दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। जहाँ हाइड्रोजन का परमाणु, जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 4, वहीं कार्बन के चारों ही इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कार्बन के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुल 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं और इनके इस प्रकार की बिंदु संरचना को अलग अलग भागों से प्रदर्शित करने हेतु हम यहाँ पर इसके बिंदुओं हाइड्रोजन को बिंदु रूप से, वहीं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भी C के बीच एक द्विबंध है, अर्थात यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो यहाँ पर कार्बन के बिंदु को डॉट यानी काले बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा माना गया। वहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का साझा क्रॉस के रूप में, वहीं कार्बन के बिंदु को डॉट से प्रदर्शित किया गया, काले बिंदु से प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार ये एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुई। इसे सामान्य रूप में इस रूप में भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। वहीं कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी तरफ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करने हेतु, भिन्नताएं प्रदर्शित करने हेतु कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का, तो इसलिए एक को क्रॉस और एक को बिंदु से प्रदर्शित किया गया। तो मैंने कार्बन के परमाणु को बिंदु से प्रदर्शित किया, तो वहीं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस अर्थात एक्स से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। इसी के साथ अपन आगे की बात करें तो धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत, भाग 1 यहीं समाप्त हो।